निकल पड़ा है कारवां, युग बदलने की अब तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका अभ्यास जारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर आवर चैनल एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें 360 डिग्री हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने ये क्लास देखी होगी तो आपको एहसास होगा कि एक क्लास में हमारे द्वारा कितनी चीज़ों का जो है रिवीजन किया जाता है। इसी प्रकार का रिवीजन यदि करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और लगातार यह अभ्यास करते रहिएगा। ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक देखिएगा। मेरी गारंटी है भाई, पूरे यूट्यूब में जो है इतना भयंकर रिवीजन कोई नहीं करवाता होगा। आप जो है सर्च करके देख लीजिएगा और क्लास को यहाँ देख लीजिएगा। इसके बाद में जो है अनुमान लगाइएगा कि हम एक क्लास में कितना कंटेंट करते हैं। आपको एहसास होगा आज जो है हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो है करेंगे। क्या करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो एक क्लास में जो है 500 क्वेश्चन जो है हम क्या है करने वाले हैं। और आप ध्यान से देखना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका 1 घंटे 30 मिनट का समय लूँगा। अगर 500 क्वेश्चन एक क्लास में करवाए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा तक आपके पास में लाखों की संख्या में फैक्ट हो जाएंगे। अगर और यह ऐसा नहीं है भाई, जब से नेगेटिव मार्किंग जुड़ी है तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि बार बार चीज़ों का प्रैक्टिस किया जाए। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए डेली जो है हम क्या करते हैं, ये करते हैं। आप क्लास का एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जो है समझ जाएंगे। और ये जो है कई लोगों को देखो पता नहीं है भाई कैसा सिस्टम होता है। हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्लास करते हैं, बहुत सारे फैक्ट करते हैं, और जो फैक्ट होते हैं ना, ये बार बार प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए फैक्ट हैं, जो कि हम क्या करते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। और ये फैक्ट जो है, जैसे आज क्लास हो गई तो इस क्लास के फैक्ट जो है अगले वाले क्लास में जो है शामिल हो जाएंगे। तो कई बार जो है वही चीज़ रिवाइंड होती रहेंगी। इसका मतलब ये है हमें क्या चीज़ों को याद करना है। और ये जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, इन 50 क्वेश्चन का आपको क्या देना होता है, डेली टेस्ट देना होता है। ठीक है। और इसके बाद जब ये क्वेश्चन ढेर सारे हो जाते हैं तो इनका फिर एक रिवीजन टेस्ट भी आपको देना होता है। ये प्रक्रिया क्या है हमारी चलती है। धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है जहन में बैठ जाती है। इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अपनी प्रक्रिया चलती है। ये सब टेस्ट वगैरह कहाँ होते हैं? टेलीग्राम चैनल पर होते हैं। वहीं पर जो है आपको पीडीएफ मिलते हैं, वहीं पर मेंस की क्लासों की जो है सूचना मिलती रहती है। सभी प्रकार की सूचना वहीं पर मिलती है। चलिए क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो भी आपका डाउट हो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में जो है बता सकते हैं। चलिए आप शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने जो है कि देखी ही कहाँ है असली नज़ारे हमारी उड़ान के। अभी आपने नहीं देखे, रियल बोल रहा हूँ। जी हाँ, देख लेना। जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होगा उस दिन के पहले मैं क्या कराऊंगा, एक क्लास कराऊंगा सिर्फ। और उस एक क्लास में देखना 30 से 35 क्वेश्चन जो है एक क्लास में दूंगा। ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे की हमारी क्लास होगी। जिस दिन परीक्षा होगी उस परीक्षा के एक दिन पहले हम कराएंगे पूरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगा, सीधे के सीधे 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपको उस दिन की एक क्लास में मात्र मिल जाएंगे। लेकिन वह कब संभव होगा? जब आप जो है लगातार क्या करेंगे, हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, क्योंकि वहाँ सीधे से चीज़ें बताई जाएंगी। शॉर्ट में तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ साथ में जो है करते रहिएगा। एक क्लास से 30 से 40 क्वेश्चन निकल आना और सीधे पेपर में आ जाना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। जो है परीक्षा में सीधा सीधा आपका माइंड सेट जो है गलत क्वेश्चन को भी सही करवा देता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। और युद्ध तो क्या है, अभ्यास से जीते जाते हैं। युद्ध भूमि में सिर्फ प्रमाण दिए जाते हैं। आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, इसका परिणाम कहाँ दे पाएंगे? ध्यान रखना, युद्ध भूमि में दे पाएंगे। यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम जो कि 26 अप्रैल को होने वाला है उसमें देंगे। यह है हमारी 34 नंबर की टेस्ट सीरीज है। चलिए बात करते हैं, एक एक प्रश्नों की बात करते हैं। और जो है अपनी बहुत लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप जो है बहुत बेहतर तरीके से इन्हें समझ पाएंगे और इनका क्या ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। एक सेकंड के लिए अपन रुक जाते हैं और रुक करके जो है एक बार थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, चीज़ों का वॉइस वगैरह अपन कंफर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि भाई बड़ी क्लास होती है, बाद में बहुत लंबी दिक्कत हो जाती है। हेलो हेलो, चलिए ठीक है, वॉइस अपनी जो है क्या है, सही है। तो अब जो है अपन क्या कर लेते हैं, वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर थे। तो अपन 34 नंबर की क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में,
जिसमें पूछा। और देखिएगा इसमें अपना सिस्टम क्या है करने के लिए, प्रत्येक यूनिट से मैंने क्या किया है 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन हैं, और ये 5 क्वेश्चन मिलाकर के ऐसी हमारी 10 यूनिट हैं, तो कितने हो जाएंगे बराबर 50 क्वेश्चन जो है हम क्या है करने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपका रिवीजन होने वाला है। हर दिन जो है हर यूनिट से 5 क्वेश्चन करेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में क्या है हर क्वेश्चन में 5 फैक्ट एक्स्ट्रा होते हैं, तो 25 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि किस ऋग्वेद के किस मंडल में जो है चातुवर्ण समाज की संकल्पना का उल्लेख किया गया है। इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ वर्णा। वर्णास जो है अपनी जो वर्ण व्यवस्था है इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, उनका मेंशन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि ऋग्वेद में जो कुल कितने मंडल हैं, तो आप कहेंगे 10 मंडल हैं, और 10 मंडल में से जो है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हैं। हर मंडल से कुछ ना कुछ खास बात लिखी हुई है, मंडल का से अध्याय से है। ऐसा 10वें मंडल में क्या दिया गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और वर्ण व्यवस्था के में जो है कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे एक जो होता है ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वर्ण हो जाएगा, दूसरा क्षत्रिय वर्ण हो जाएगा, तीसरा जो है वैश्य वर्ण हो जाएगा, और चौथा कौन सा हो जाएगा, शूद्र वर्ण हो जाएगा। तो ये 4 वर्णों की जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, आप कहेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें देखने को मिल जाती है। इसमें एक जो है विराट पुरुष नाम की, विराट पुरुष की क्या है कल्पना देखने को मिल जाती है। कैसे पुरुष की, एक बहुत बड़े व्यक्ति की जो है कल्पना देखने को मिलती है, और इस व्यक्ति में जो है बताया गया है कि जो है भुजा से कौन हुआ है, क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जंघा से वैश्य का जन्म हुआ है, पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। तो ऐसी जो है एक स्टोरी मिलती है। ध्यान रखिएगा यह कैसी व्यवस्था है जो यहाँ पर ऋग्वेद में वर्णन देखने को मिलता है, यह क्षैतिज व्यवस्था है। क्षैतिज व्यवस्था का मतलब क्या है कि मतलब दो सभी क्या होते हैं इस प्रकार से होते हैं, यानी कि कोई ऊंची नीच नहीं होता है। और ये जो कैसी व्यवस्था बन गई है वर्तमान में कैसी है, ये ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है। और ऊर्ध्वाधर व्यवस्था होने से क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है भेदभाव मौजूद हो जाता है। चलिए अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं इसके, क्योंकि बहुत प्रश्न हैं। अगर हम हर प्रश्न में जो है प्रश्न को भी समझाएंगे, यहाँ भी समझाएंगे, तो यकीन मानिए कि समय बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपनी हम जो है उस अंदाज से चलेंगे जैसे में क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, रिवीजन के प्रश्न देखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो आप क्या बताएंगे ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल है, उसमें क्या मिलता है, हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, जो महर्षि विश्वामित्र साहब थे, कौन थे, महर्षि विश्वामित्र साहब, इनके द्वारा क्या की गई थी, रचना की गई थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल किस देवता को समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे मुंडक उपनिषद से जो है, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्य की हमेशा जीत होती है। वेदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 4 है। आपसे पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। हम बार बार भाई रिवीजन करेंगे, ये लगातार ये प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं, यही आते हैं, ठीक है, क्योंकि PYQ ही रिवीजन में अपन रखते हैं। अगली प्रश्न की बात करते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब देखिएगा ये थोड़ा सा नया प्रकार का प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का प्रश्न लिया गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अष्टछाप वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। तो आप क्या बताएंगे, विट्ठल नाथ जी के द्वारा जो है, ये एक संत थे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में जो है संत थे, इसके इनके द्वारा क्या की गई थी, अष्टछाप की स्थापना की गई थी। और ये आप जो है इन ऑप्शन में देखेंगे, संत वल्लभाचार्य अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना की हुई थी, पुष्टि मार्ग। और इनका जो मत है उसका मत का नाम क्या है, शुद्धा द्वैतवाद है। ये कई बार प्रश्न आ जाता है, शुद्धा द्वैतवाद जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, शुद्धा द्वैतवाद की मत जो है वल्लभाचार्य का है। सूरदास जो है ये क्या थे, एक सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और रामानंद जो हैं, संत रामानंद ये पहले ऐसे संत थे जिन्होंने सभी जातियों के लिए भक्ति के दरवाजे खोले थे। दक्षिण भारत से भक्ति उत्तर भारत में लेकर के आए थे। चलिए एक्स्ट्रा प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है। देखिएगा ऐसे प्रश्न आते हैं, तो भक्ति आंदोलन का जो जन्मदाता है रामानुजाचार्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रामानुजाचार्य को कहा जाता है। और सिर्फ ये PSC के लिए नहीं, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो GS के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है।
शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभी हमने देखा कि संत जो वल्लभाचार्य थे वो क्या हैं? शुद्धाद्वैतवाद के क्या हैं? वल्लभाचार्य जी जो हैं वो क्या हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। कबीर के गुरु कौन थे? तो संत रामानंद जो हैं क्या हैं? कबीर के गुरु थे, ध्यान रखिएगा। सगुण भक्ति धारा के उपासक कौन है? देखिएगा, सगुण भक्ति जब संत रामानंद जी थे तो इनके जो है ऐसा कहते हैं कि 7 जातियों के जो है शिष्य हुआ करते थे। इनके शिष्य जो है 2 भागों में बट जाते हैं। कौन कौन से भागों में? एक भाग होता है इनका निर्गुण भक्ति में बट जाते हैं, दूसरा जो है सगुण भक्ति में बट जाते हैं। किसमें? सगुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति में क्या होता है? इसमें जो है भगवान की पूजा तो की जाती है लेकिन किसी गुण की, किसी रूप की पूजा नहीं की जाती है। उसमें ईश्वर को जो है किसी आकृति का नहीं माना जाता है। और सगुण भक्ति में जो है गुणों की पूजा की जाती है। जैसे भगवान क्या है? काले रंग का है, गोरे रंग का है, मनुष्य की आकृति का है, पशु के रूप में पूजा करना, नंदी की पूजा करना, तो उसमें जो है सगुण यानी कि जिसमें मूर्ति बना करके पूजा की जाए वो क्या होती है? सगुण भक्ति। निर्गुण क्या होती है? जिसमें जो है कोई गुण नहीं होता है, वो क्या है? निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के अगर प्रमुख उपासकों में बात करेंगे तो तुलसीदास जी का इसमें बहुत बड़ा नाम आता है। तुलसीदास जी हो जाएंगे, सूरदास भी हो जाएंगे, इसके अलावा मीराबाई भी हो जाएंगी। ये क्या है? सगुण भक्ति के उपासक हो जाएंगे। वही कबीर जो है आपके निर्गुण के उपासक हो जाएंगे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो आप क्या बताएंगे? कबीर दास जी की जो रचनाएं हैं जो साखी शबद रमैना के रूप में, उनका संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं और अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इस समय पर अगर देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय क्या था? गवर्नर जनरल था। डलहौजी की अगर बात करेंगे तो यह व्यक्ति जो है 1848 से लेकर के 54 तक जो है रहता है। कैनिंग की बात करेंगे तो ये 1800 क्या बात करते हैं भाई? 54 तक नहीं, 56 तक रहता है। 56 तक, 1856 से लेकर के 61 तक जो है कैनिंग रहता है। लॉर्ड लिटन की बात करेंगे, एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। यह जो है 1875 से लेकर के जो है 80 तक हमें देखने को मिल जाता है। और लॉर्ड रिपन की बात करें, बहुत अच्छा सुधारवादी गवर्नर जनरल था। रिपन का जो हमें समय देखने को मिलता है 1880 से लेकर के 84 तक देखने को मिल जाता है। प्रश्न देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम वाइसराय पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे? कैनिंग जो है भारत का क्या था? प्रथम वाइसराय था। व्यपगत का सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति कहते हैं, किसने दिया हुआ था? तो डलहौजी द्वारा क्या है? यह सिद्धांत दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत जो है दिया गया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 10 मई के दिन जो है शुरू हुआ था और यह मेरठ से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब मेरठ के सैनिकों ने जो है जेल से भाग करके हथियार लूट लिए थे और दिल्ली के बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करके क्रांति की शुरुआत की थी। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, जो कुंवर सिंह थे, कुंवर जगदीश सिंह, क्या नाम था? कुंवर सिंह जो है वो क्या थे? यहाँ के नेता थे। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो ध्यान रखिएगा 34वीं जो है बटालियन थी उसके क्या थे? सिपाही थे मंगल पांडे। और अभी ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? कहाँ दी गई थी? इन्हें देखिएगा, फांसी की बात करेंगे तो इन्हें फांसी जो है बैरकपुर में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? बैरकपुर, जो कि एक सैन्य छावनी होती थी, बंगाल में है। यह मूल रूप से कहाँ के थे? मेरठ के थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई किस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी होता था? तो कौन सा अधिकारी पूछ रहा है कि मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई नाम का अधिकारी होता था वह किस क्षेत्र से संबंधित था? इन द मौर्यन पीरियड एग्रोनोमोई वाज एन ऑफिशियल रिलेटेड टू हिच फील्ड। तो ये किस फील्ड से संबंधित था यह अधिकारी? तो आप क्या बताएंगे कि एग्रोनोमोई नाम का जो अधिकारी होता था यह, देखिए, राजस्व प्रबंधन से तो समाहर्ता और ये कोषाध्यक्ष वगैरह होते थे, और सैन्य प्रशासन से नहीं हो जाएगा, न्याय प्रशासन से जो है प्रदेष्टा होता था। तो आपका सही जवाब जो होने वाला है मार्ग निर्माण यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित था। तो वो अधिकारी कौन है जो रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित था? उसका नाम क्या है? एग्रोनोमोई नाम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मौर्य काल में अब एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देते भाई, जो प्रश्न है उसी की जानकारी देते हैं, वरना क्लास जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। 50 क्वेश्चन सोल्व करना है, आसान नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका जवाब क्या होगा?
कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या की गई थी, मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। कब? 323 ईसा पूर्व में जो है इनकी स्थापना की गई थी चाणक्य की सहायता से, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो महर्षि जो चाणक्य जी हैं, चाणक्य साहब हैं, जिन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य वही हैं। अर्थशास्त्र, एक प्रश्न और आया हुआ था कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, यानी कि अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण है। यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, 15 अधिकरण है। हालांकि स्टेटमेंट में पूछा गया था, 5 स्टेटमेंट थे, उसमें से पूछा था कि अर्थशास्त्र के बारे में विचार कीजिएगा, 5 कथन दिए हुए थे और एक कथन ये था कि इसमें 15 अध्याय हैं। इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडिका नाम की पुस्तक जो है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। याद रखिए, किसके द्वारा? मेगस्थनीज द्वारा, जो कि यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो चीजों को ध्यान रखेंगे। अगर पढ़ने की बात की जाए कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो इसमें 1837 में इन्हें पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में। किसके द्वारा? जेम्स जो है प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है पढ़ा गया था। आगे बढ़ जाते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? तो इन विच सेशन डिड तिलक गिव द स्लोगन स्वराज इज माई, ठीक है, बर्थराइट, मतलब बर्थराइट मतलब जन्म सिद्ध अधिकार। तो यह जो है 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में दिया हुआ था। जब इसमें क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन में जो गर्म दल और नरम दल होते हैं वो दोनों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? अंबिका चरण मजूमदार द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता की गई थी। सूरत अधिवेशन जो है किससे संबंधित है? इनकी फूट से संबंधित है। मतलब गर्म दल और नरम दल इसमें क्या हो गए थे, अलग अलग भागों में टूट गए थे। कलकत्ता अधिवेशन की अगर खास बात एक मैं करूं तो यहाँ पर जो है स्वराज का जो है पहली बार प्रस्ताव क्या किया गया था, स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्या किया गया था? पारित किया गया था। और बनारस अधिवेशन जो है आई थिंक सी राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न देखते हैं। तो कलकत्ता लखनऊ अधिवेशन आपका सही हो जाएगा। केसरी और मराठा अखबार के संपादक कौन है? तो आप क्या बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन दोनों समाचार पत्रों के क्या हैं, संपादक हैं। मराठा समाचार पत्र जो होता था किसमें होता था? ये अंग्रेजी में था। और केसरी जो है किसमें था? ये मराठी भाषा में था। किसमें था? केसरी जो समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? दो लोगों को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। किसके द्वारा? एक जो है व्यक्ति हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और जो दयानंद सरस्वती है, इन्हें क्या कहा जाता है? अशांति का जनक। कौन कह रहा है ऐसा? एक व्यक्ति है अंग्रेज जिनका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है? वेलेंटाइन सिरोल। जो सिरोल नाम के एक अंग्रेज हैं और ये एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है इंडिया अनरोस्ट। इंडिया अनरोस्ट, इंडिया अनरोस्ट, जिसका मतलब होता है भारत में अशांति। और उस अशांति के लिए जिम्मेदार तिलक और दयानंद सरस्वती को माना हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसमें जो है बाल गंगाधर भी शामिल थे, लेकिन मुख्य नाम जो आता है किसका आता है? एनी बेसेंट का आता है। तो एनी बेसेंट और ये दोनों लोगों ने की हुई थी होम रूल लीग की। गणपति उत्सव की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? देखिए गणपति उत्सव भी जो है किसके द्वारा? ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गणपति उत्सव मनाया गया था। और बात करें तो ये 1893 में जो है मनाया गया था। किसके द्वारा? जो है क्या नाम भाई अभी लिख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है ये किया गया था, हिंदुओं को एक करने के लिए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिएगा भारत के इतिहास की जो पहली यूनिट है वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स? पूरी हो जाती है। और यहाँ से जो क्या शुरू होता है अपना दूसरा यूनिट का जो है कारनामा शुरू हो जाता है। दूसरी यूनिट में जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसके 5 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द चालकोलिथिक साइट कायथा लोकेटेड इन एमपी? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है ताम्रपाषाणकालीन स्थल स्थित है? तो कायथा कहां पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है? उज्जैन में जो है कायथा नाम का स्थल स्थित है। तो क्या है ये? ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। और एक खास बात करूं यहाँ पर,
अगर ये कायथा जो है एक संस्कृति भी होती थी, मालवा संस्कृति का ही एक हिस्सा था। ताम्रपाषाण की संस्कृति में बराह-मिहिर का आपसे जो है जन्म पूछे कहाँ पर हुआ था, बराह-मिहिर कहाँ के थे, तो आप क्या बताएंगे, कायथा के थे। दूसरी बात आपको यहाँ पर बताना है, कायथा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1867 में जो है इसकी खोज की गई थी। किनके द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकड़कर साहब द्वारा जो है इनकी क्या की गई थी, वाकड़कर साहब द्वारा इनकी खोज की गई थी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछे कायथा की खोज किसने की थी, तो भाई सिंपल सा प्रश्न आ गया, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा जो है की गई थी, खोज की गई थी। कब, 1867 में। नौदा टोली जो है ताम्रपाषाण कालीन जो एक स्थल है, नौदा टोली, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, नौदा टोली यह जो है आपका खरगोन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, खरगोन में जो है ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल नौदा टोली स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि रायसेन में जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। एरण क्यों प्रसिद्ध है, तो आप क्या कहेंगे कि सती प्रथा के जो अभिलेख है उसके लिए जो है यह एरण नाम का स्थल जाना जाता है। और एरण कहाँ पर है, सागर जिले में पड़ता है। नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो नौदा टोली के अगर उत्खनन की बात करें तो HD संकालिया द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, HD संकालिया द्वारा किया गया था। ये पूना विश्वविद्यालय के आई थिंक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, हसमुख धीरजलाल संकालिया। इन्होंने जो है मध्य प्रदेश की साइट नौदा टोली का जो है रिसर्च के लिए उत्खनन किया हुआ था। बघेलिन महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, इन विच सिटी ऑफ MP बघेलिन महल लोकेटेड, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो बघेलिन महल ध्यान रखिएगा ये आपका मंडला में स्थित है। और कुछ अगर महलों की बात करूं तो ओरछा में हमेशा आपको ध्यान रखना है शीश महल स्थित है, और जहांगीर महल भी कहाँ पर स्थित है, ओरछा में स्थित है। चंदेरी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको हवा महल ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में हवा महल कहाँ पर स्थित है, चंदेरी में ध्यान रखना है। और ग्वालियर में जो ध्यान रखना है, महलों में बहुत से महल हैं, रानी गुजरी का महल आप जो है ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है, तो गलती मत करिएगा। देखिए एक जहांगीर महल जो है ओरछा में स्थित है, और दूसरा जहांगीर महल जो है आपका, दूसरा जहांगीर महल जो है ग्वालियर में भी स्थित है। और बताऊं क्या, एक जहांगीर महल जो है आगरा के किले में जो है अकबर द्वारा बनवाया गया था, आगरा दुर्ग में। तो 3 जहांगीर महल है, ध्यान रखिएगा। हवा महल और नौखंडा महल ये कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चंदेरी में देखने को मिल जाएंगे। सतखंडा महल जो है आपको दतिया में देखने को मिलेगा। सतखंडा महल कहाँ मिलेगा, दतिया में देखने को। नौखंडा महल और हवा महल कहाँ पर मिलेंगे, चंदेरी में, चंदेरी किले के अंदर देखने को मिलते हैं। गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजा मान सिंह द्वारा जो है करवाया गया था। मान सिंह तोमर, ग्वालियर के जो है तोमर शासक रहे हैं। अपनी प्रिय जो गुजरी रानी थी, पत्नी थी, जिनका नाम था मृगनयनी भी नाम था, इन्हीं के लिए जो है गुजरी महल का निर्माण करवाया हुआ था। मदन महल जो है ये कहाँ पर स्थित है, अगर मदन महल की बात की जाए तो ये फ्रेंड्स है आपका जो है जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। कभी यह है संग्राम शाह जो कि गोंड शासक है, उनकी राजधानी हुआ करता था। 1116 ईस्वी में राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। खरबूजा महल जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है आपका खरबूजा महल स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर प्रश्नों में जो है आपको मजा आ रहा हो तो जो है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई थोड़ा सा शेयर बेयर कर दीजिएगा क्लास, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अपन तो क्या है, चाहे एक लोग के लिए हो वही एफर्ट कर रहे हैं, अगर 100 लोग भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 लोगों का भी उसमें काम हो जाएगा। चाहे 1000 लोग देख ले, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ना है, उसी में हो जाना है। तो पहुंचाइएगा वही क्लास, शेयर कर दीजिए करिएगा जो कोई भी देखने वाला हो, PSC का जो 26 में देने वाला हो। कालिदास अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो व्हेन एंड वेयर वाज द कालिदास अकेडमी एस्टेब्लिश्ड। तो अगर इसकी हम बात करें तो कालिदास अकादमी जो है, पहली बात तो ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है। कालिदास अकादमी जो है आपकी उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में। अब ठीक है, तो कालिदास मुझे 79 क्यों याद आ रहा है भाई, 79 में नहीं आपका, ठीक है 77 में जो है आपका क्या हो, ये तो 2 ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। कालिदास समारोह 1958 से होता है। तो कालिदास की एकेडमी जो है ये उज्जैन में स्थित है, और ये कब हुई थी, 1977 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। भारत भवन के वास्तुकार कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो चार्ल्स कोरिया हैं, चार्ल्स कोरिया क्या है, ये भारत भवन के जो है वास्तुकार हैं। और भारत भवन की स्थापना जो है 1982 में की गई थी, 13 फरवरी 1982 में। मध्य प्रदेश
जो साहित्य परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1954 में। भाई रटिएगा, याद करिएगा, आते हैं ये प्रश्न, ठीक है। परिषद वगैरह, अकेडमी वगैरह पूछ लेता है तो किसी कैसे भी करके रटिएगा, अन्यथा फिर क्या है, परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो सबको कंफ्यूज करते हैं, बाकी जिसका सही होता है वही का क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो अपन को कैसा सही करेंगे, बार बार जो है क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। वही कला अकादमी की स्थापना जो है वो 1952 की है। भारत भवन जो है कब का है? 1982 का है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो ये 1969 में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1969 में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना। और पाठ्य पुस्तक निगम की अगर बात करेंगे, मध्य प्रदेश जो पाठ्य पुस्तक निगम है तो कब हुआ था? 1968 में स्थापना हुई थी। कैसे याद करोगे? जो कोई पाठ्य पुस्तक करता है, मतलब डेली पुस्तक को क्या करता है, पढ़ता है, वो कभी अड़ता नहीं है, यानी अड़ता नहीं है, कभी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मालवा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? देखिएगा, अगर मालवा उत्सव की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये वर्तमान में केवल इंदौर में ही मनाया जा रहा है मालवा उत्सव। हालांकि आपको किताबों में मिल जाएगा, उज्जैन में भी मनाया जाता है, उज्जैन में और मांडू में भी जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर अब जो है इंदौर में मनाया जाता है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो है कहाँ पर होता है? तो आप क्या बताएंगे? मैहर में जो होता है, मां शारदा की नगरी मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खां जो है ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और इन्होंने वहां पर जो है मैहर में ही अपनी सिद्धि प्राप्त की हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। पिथौरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति की जो है विशेषता है? पिथौरा वॉल पेंटिंग भित्ति चित्रकला इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ट्राइब्स? तो आप क्या बताएंगे? भील जनजाति की जो है पिथौरा भित्ति चित्रकला है। इसमें सबसे ज्यादा जो है चित्र घोड़ा का जो है सबसे ज्यादा चित्र बनाया जाता है और इसे मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो आपका हो जाएगा कि भूरीबाई का संबंध किससे है? तो आप क्या बताएंगे? ये पिथौरा चित्रकला से संबंधित है भूरीबाई, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है पिथौरा भित्ति चित्रकला से, और यह जो है भील जनजाति की है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? भूरीबाई जो है पिथौरा चित्रकला की है। और आपको ध्यान है क्या कहा जाता है इन्हें? लिखंदरा, लखंदरा, लिखंदरा कहते हैं। जो ये पिथौरा चित्रकला के कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिखंदरा कहा जाता है। ये शब्द भी आप ध्यान रखेंगे। पेमा फाल्या का किसके कलाकार थे? तो यह भी जो है आपके ये पिथौरा चित्रकला के ही पेमा फत्या कलाकार हैं, हालांकि इन्हें पद्मश्री नहीं मिला हुआ था। ये भी आपके झाबुआ के हैं। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा? आप देखिए, चिकनकारी ये एक प्रकार की कला है और चिकनकारी के लिए जो ये शहर प्रसिद्ध है उस शहर का नाम है भोपाल। शहर जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। बाघ प्रिंट किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बाघ प्रिंटर जो है ये धार जिले का है। कुछ ही धार में जो है बाघ प्रिंटर स्थापित है, जैसे कि भैरवगढ़ प्रिंटर उज्जैन में है। महेश्वरी साड़ियों को संरक्षण किसने दिया था? जो माता अहिल्याबाई जी थी इनके द्वारा क्या दिया गया था? देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इनके द्वारा क्या दिया गया था? ये महेश्वरी साड़ियों को संरक्षण दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो आपका जवाब होगा कि कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो विद्याधर द्वारा करवाया गया था। वहीं यशोवर्मन जी ने जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है, विष्णु मंदिर है, यशोवर्मन ने करवाया हुआ था। और धंगदेव की अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो है आई थिंक विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था खजुराहो के। धंगदेव की खास बात है इन्होंने राजधानी परिवर्तन की हुई थी। खजुराहो से जो है राजधानी कहाँ पर बनाई हुई थी? कलिंजर को जो है इन्होंने क्या किया था? राजधानी बनाया हुआ था। चलिए अगली बात करते हैं कि खजुराहो मंदिर की खोज किसने की हुई थी? देखिएगा ये नवीन प्रकार का प्रश्न है। तो ये जो है टी.एस. वर्ट साहब थे, इन्होंने क्या की हुई थी? खजुराहो के मंदिर की खोज की हुई थी टी.एस. वर्ट द्वारा। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप क्या बताएंगे कि जो यशोवर्मा नाम के यशोवर्मा जो शासक थे, यशोवर्मा, इन्होंने क्या करवाया था? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण। खजुराहो यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो में वर्तमान में कितने मंदिर शेष हैं? अब देखिएगा 84 मंदिर बताए जाते हैं, लेकिन 22 मंदिर वर्तमान में शेष हैं। 84 मूल रूप से मंदिर थे, तो ऐसा लिख सकते हैं 25 मंदिर जो है यहाँ पर क्या है? शेष है, या ऐसा कर लीजिएगा भाई, ऐसे में 20 से 25 मंदिर जो है यहाँ पर शेष देखने को मिल जाते हैं। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में किस धर्म से संबंधित है? तो देखिएगा ये 64 योगिनी मंदिर है तो यह आपने जो शाक्त धर्म पढ़ा हुआ था, शाक्त धर्म, इसमें शक्ति की पूजा की जाती है, तो उसमें 64 जो है योगिनी बनाई गई हैं।
मुख्य देवी के आसपास जो है बहुत सी देवियां बनाई गई हूँ। 64 योगिनी मंदिर है, खजुराहो में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर के बारे में मुझे एक बात और ध्यान आ रही है। देखिए 64 योगिनी मंदिर की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में 3 जगह स्थित है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? 3 जगह पर है। एक तो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? अपने छतरपुर में देखने को मिल जाएगा, खजुराहो में। दूसरा देखने को मिल जाएगा आपको जबलपुर में जो है देखने को मिल जाएगा। 64 योगिनी मंदिर जो है एक जबलपुर में देखने को मिल जाएगा, और एक 64 योगिनी मंदिर जो है आपको मुरैना में देखने को मिल जाएगा। जो मुरैना का है ये कछवाहा शासकों द्वारा बनवाया गया था, जबलपुर का जो है कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया था, छतरपुर का जो है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रैंड बैंक, देखिए विश्व भूगोल का क्वेश्चन है भाई, विश्व भूगोल वर्तमान सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी चलिए कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक जो कि एक प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रैंड बैंक अ फेमस फिशिंग ग्राउंड लोकेटेड? देखिएगा ग्रैंड बैंक की अगर बात करेंगे तो यह है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा विश्व का मानचित्र बनाने की, ताकि स्पष्टता से समझाया जा सके। तो चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं कि सिलेबस में नहीं उतना मजा भी नहीं आता है। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा जो मेरियाना गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? यह भी आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिल जाएगा। मध्य में एक प्रकार की सारगैसो घास के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? देखिए स्वेज नहर की अगर बात करें तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और प्लस जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर एक ये पहले जाम हुआ करता था, तो बीच में रास्ता बनाया गया था ये स्वेज नहर निकाल करके। अगर मैं छोटे से मानचित्र से मैं समझाने की बात करूं तो यूं मानिएगा भाई, अपन का क्या है ये अफ्रीका वाला हिस्सा हो जाएगा, और इधर से यूं मानिएगा ये जो है यूरोप वाला हिस्सा है। ज़्यादा बड़ा बना दिया, चलिए ठीक है, ये पुर्तगाल वाला हिस्सा हो जाएगा इस प्रकार से। और देन ये जो है इस ऐसे क्षेत्र होता था, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से जो है कोई रास्ता नहीं थी, मतलब ब्लॉक हुआ करता था। यहाँ से बहुत संकीर्ण रास्ता है, और इस प्रकार से फिर ये अपन का एशिया महाद्वीप और भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम था। ये वाला जो है यहाँ पानी भरा हुआ है, ये भूमध्य सागर है। क्या है? ये भूमध्य सागर है। और इधर देख पा रहे हैं ये पूरा पानी पानी है। ये क्या है? अरब सागर का हिस्सा है, ये अरब सागर का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे थोड़ा सा, चलिए, तो ये क्या है? भूमध्य सागर है, मैं भी लिख देता हूँ। और ये जो है यहाँ पर जो सागर है, यहाँ पर सागर जो है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? लाल सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड सी के नाम से जाना जाता है। अब बीच में यहाँ पर जगह नहीं थी, तो यहाँ पर एक पतली सी नहर बना दी गई थी, जिसके माध्यम से यहाँ से आसानी से व्यापार करके ऐसे जाया जा सकता है, यूरोप में प्रवेश किया जा सकता था। तो ये जो है रेड सी और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। सिलेबस से अपने हट चुका है, वरना गहराई में बहुत बताता है। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, गेटेड वगैरह हैं, तो वो कोई मतलब नहीं। चलिए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? विश्व की सबसे लंबी नहर है आपकी स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा जो ग्रीनलैंड द्वीप समूह है, ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं दूसरा बड़ा द्वीप जो है पपुआ न्यूगिनी देखने को मिल जाएगा। प्रवाल भित्ति जो है, देखिएगा प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहाँ आपको देखने को मिल जाएगी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर जो है देखने को मिल जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कोरल जीवों से बनी होती है। आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है लोकटक झील जो है स्थित है? तो इन विच इंडियन स्टेट इज लोकेटेड लोकटक लेक लोकेटेड? तो लोकटक लेक जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपकी, देखिएगा, मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ है मणिपुर भाई? ये है। अब मैं अगर छोटा सा मैप बना लूँ चीज़ें आपको समझाने के लिए, यूँ मानिएगा भाई, चलिए मैंने पूर्वी भारत का क्या कर लिया है, छोटा सा मानचित्र जो है पूर्वी भारत का बना लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा अपन का कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है ये हो जाएगा आपका नागालैंड वाला हिस्सा हो जाएगा, और नागालैंड के बाद जो है मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर के बाद में जो है आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा हो जाएगा, और इधर जो है आपका ये क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में जो हिस्सा देखने को मिलता है असम का हिस्सा देखने को मिलता है।
तो इसमें अगर देखेंगे चीज़ों को और थोड़ा समझेंगे तो यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, ये जो है मणिपुर राज्य है। कौन सा राज्य है, ये आपका मणिपुर राज्य है। और इस मणिपुर में जो है एक झील यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, झील। इस झील का नाम क्या है, लोकटक झील जो है, इस झील का नाम है लोकटक झील। अब इस झील की खास बात है कि इसमें पानी में जो है बहुत खतरनाक मतलब जंगल है, घास टाइप का है। तो यहाँ पर एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो लोकटक झील में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, आपको पता होगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। और ये जो राज्य है आपका, ये मणिपुर के नीचे जो है यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। और मिजोरम में जो एक प्रकार विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मेलासिस बेसन या मेलोसिस बेसन के नाम से जाना जाता है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहाड़ियों को लेकर के यहाँ से प्रश्न पूछता है। असम जो राज्य है, ध्यान रखिएगा, ये असम राज्य है। तो इधर देखेंगे, यह है असम जो है अरुणाचल प्रदेश से यहाँ सीमा साझा करता है, यहाँ नागालैंड से, यहाँ जो है मणिपुर से, यहाँ मिजोरम से, यहाँ त्रिपुरा से भी सीमा साझा करता है, यहाँ मेघालय से। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 राज्यों से यहाँ पर सीमा साझा करता है। और एक यहाँ सिक्किम से जो है सीमा साझा, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है यहाँ। तो कुल मिलाकर के 7 राज्यों से जो क्या करता है, असम सीमा साझा करता है। तो दूसरा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न अगले। आपसे प्रश्न पूछे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, वही आ गया। तो आपका कौन सा है, केबुल जो लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी, देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे ना फ्रेंड्स, तो आप क्या बताइएगा, सांभर झील बताइएगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि तटीय झील पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चिल्का झील जो है सबसे बड़ी झील हो जाएगी। क्या, चिल्का झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तटीय पूछ रहा है। चलिए भारत की सबसे लंबी झील की अगर बात की जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो बेम्बानाथ झील है, कौन सी है, बेम्बानाथ झील है। ये कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। वहीं विश्व की सबसे लंबी झील जो है, क्या नाम है भाई, अफ्रीका की दरार घाटी में स्थित है, टांगानिका झील जो है, टांगानिका ऐसा कुछ नाम है उसका। तो विश्व की सबसे लंबी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, देखिए पूर्वोत्तर भारत की पूछ रहा है, तो पूर्वोत्तर तो लोकटक ही हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, लोकटक झील ही हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपसे पूछे, रेगुर मिट्टी जो है कौन सी मिट्टी फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी को लेकर के प्रश्न है। रेगुर सोइल किस अन्य नाम से जानी जाती है, कि बाय व्हाट अदर नेम इज रेगुर सोइल नॉन, किस अन्य नाम से जानते हैं। तो देखिए काली मृदा का ही क्या है, ये अन्य नाम होता है रेगुर मिट्टी, जो कि कहाँ पर, ये काली मृदा को जो है महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अन्य प्रश्न जो है आपसे पूछे, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा काली मृदा जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मृदा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, देखिए अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है, तो आप तो उसका जवाब दे देंगे कि काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन भारत में अगर पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे कि जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लेटराइट मृदा होती है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का काला रंग जो है किसके कारण होता है, तो ये टिटेनीफेरस जो मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है यह इसका काला रंग होता है। स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है, तो काली मृदा को जो है स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से, भाई समय कुल हो गया, ये भी अपन 14 प्रश्न कर रहे हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, तो ध्यान रखिएगा दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। जो नदी भारत में, जो भी नदी आपकी कहाँ बहती है, इधर की ओर बहती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। जो इधर की ओर जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। दिए गए ऑप्शन में इधर कौन सी जाती है, तीनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ये नर्मदा में जाती है। चलिए नर्मदा इधर अरब सागर में जाती है, तो ये नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि दूरी कम है भाई, ये मलबा नहीं लेकर के आ पाती हैं।
विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा कि जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो जो गोदावरी नदी है उसे क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ध्यान रखिएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखेंगे क्षिप्रा नदी जो है ये आपकी चंबल की क्या है? सहायक नदी है। अगली बात करते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जहां आपसे पूछा जा रहा है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन। तो देखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है आपके साथ में तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से जो है ये क्या है? पश्चिमी घाट है और ये क्या है? पूर्वी घाट है। जो जहां पर दोनों मिलते हैं उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं? दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, अनाईमुदी जो है ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है यहाँ पर केरल में। और ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिए, क्या है? सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की अनाईमुदी। गुरु शिखर जो है राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी तट पर जो है आपको आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ तक तो हो गया भाई। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब तुरंत ही निकल करके आएगा। अनाईमुदी जो है सर्वोच्च चोटी है। और कितनी ऊंचाई है? ध्यान रखिएगा 2697 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अरावली की सर्वोच्च जो है चोटी कौन सी है? क्या बता रहा है भाई? अरावली की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे गुरु शिखर जो है अरावली की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है जी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? धूपगढ़ है। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे भाई महेंद्रगिरी तो नहीं है, जिंदगढ़ा ध्यान रखिएगा, जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो दक्षिण में है तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तो तमिलनाडु का हो जाएगा कोयम्बटूर। जो कोयम्बटूर शहर है, कोयम्बटूर शहर है किसका है? तमिलनाडु का है। प्लस केरल का जो शहर है जिसका नाम है कोच्चि। तो कोच्चि और कोयम्बटूर को जो है जोड़ने का कार्य करता है कौन? पालघाट। कोयम्बटूर ये तमिलनाडु का शहर है और कोच्चि जो है किसका शहर है? केरल का शहर है। चलिए आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो भिंड जो है सही हो जाएगा। यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा जो है होती है। तो चलिए वर्षा संबंधित और बातें देख लेते हैं। अब अगर पूछे आपसे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आप क्या बताएंगे? पचमढ़ी में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर की समथिंग हो जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आप क्या बताएंगे कि मानसूनी जलवायु है, भारत की तरह मानसूनी या उष्णकटिबंधीय कह लीजिए। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? देखिएगा, सबसे गर्म स्थान की बात करें तो भाई भिंड का जो है गोहद, ये क्या माना जाता है? सबसे गर्म स्थान माना जाता है। हालांकि गंज बसौदा को भी यार अपन ने कहीं पढ़ा हुआ है, गंज बसौदा या गोहद, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बाकी रियल में अगर देखेंगे तो नौगांव जो है सबसे गर्म स्थान है मध्य प्रदेश का। 1995 का डाटा है जिसमें अगर देखिएगा सबसे गर्म स्थान की अगर बात की जाए तो 3 स्थान बता सकते भाई। गंज बसौदा तो अपन पहले से मान लीजिएगा। क्या हो रहा है भाई? लाइट चलेगी, पीसी बंद तो नहीं हो जाएगा। गंज बसौदा जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये विदिशा में स्थित है गंज बसौदा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको ये ना मिल करके नौगांव मिल जाए तो भी सही हो जाएगा। अगर ये भी नहीं मिलता है तो खजुराहो मिल जाए तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। रियल में जो है नौगांव और खजुराहो में जो है तापमान ठंडी दोनों जो है ज़्यादा पड़ती है। गंज बसौदा जो है 1995 का रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो आप ऋतु वेधशाला पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ज्योतिष नहीं, ऋतु वेधशाला है, ये कहाँ पर स्थित है? आपकी इंदौर में स्थित है ऋतु वेधशाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन व्हिच रिवर इज चूलिया वाटरफॉल इज लोकेटेड? तो आप सिंपल सी बताएंगे कि ये जो चंबल में स्थित है। नर्मदा नदी का एक जलप्रपात पूछे तो आप धुआंधार बता सकते हैं। केन नदी में जो है कौन सा जलप्रपात बताएंगे आप? रनेह जलप्रपात जो है खजुराहो में स्थित है। पांडव जलप्रपात जो है केन नदी पर बता सकते हैं, पांडव जलप्रपात। बेतवा में कौन सा जलप्रपात बताएंगे? चलिए प्रश्न देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात जो है कहाँ पर हो जाएंगे?
अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर जिले में, नर्मदा नदी पर हो जाएंगे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? जबलपुर में है, भेड़ाघाट में, नर्मदा नदी पर। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखना है चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर, रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे भाई? बहुटी जलप्रपात है या केवटी? तो मध्य प्रदेश के अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करेंगे तो बहुटी जलप्रपात जो है, और इसकी ऊंचाई हमें जो है 198 मीटर जो है देखने को मिल जाती है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? इंदौर में चंबल नदी पर जो है स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बालाघाट किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल्स? तो आप क्या बताएंगे? मैग्नीज और तामा के लिए जो है बालाघाट मुख्य रूप से जाना जाता है। मैग्नीज के लिए जो है यहाँ पर कौन सी खदान है? भरवेली की खान, ध्यान रखिएगा, भरवेली की खान जो सबसे फेमस है। तामा के लिए जो है यहाँ पर मलाज खंड की खदान जो है सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये दो ध्यान रखिएगा। हीरा बाकी जो है आपको पन्ना और छतरपुर में देखने को मिल जाएगा। हीरा कहाँ देखने का? पन्ना छतरपुर में। कोयला जो है आपको बात करें तो शहडोल, सुहागपुर, इनमें बहुत से, सिंगरौली में देखने को मिल जाएगा। मैग्नीज और तामा हो जाएगा। तामा राजधानी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर तामा राजधानी की बात करें तो जिला अगर आपको बालाघाट कह सकते हैं, या फिर यूं कह दीजिएगा मलाज खंड को जो है ताम्र राजधानी कहा जाता है, जो कि तामा की सबसे खुले मुंह की एशिया की सबसे बड़ी खदान है। ये एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान कौन सी है? तो ये कौन सी है? भरवेली की खान जो है सबसे बड़ी एशिया की भूमिगत खदान है। आपसे प्रश्न पूछे। जस्ट मिनट भाई, अपन देखेंगे। खतरनाक व्यक्ति हुई। चलिए, भरवेली की जो है एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान हो जाएगी। हीरा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? ये डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है पन्ना। पन्ना में जो है आपकी खदानें हैं, खासतौर से हिनौता और मझगवा की खदानें हैं। मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? सुहागपुर कोयला क्षेत्र। कौन सा कोयला क्षेत्र? सुहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि सफेद संगमरमर कहाँ पर मिलता है? तो आप क्या बताएंगे कि जबलपुर जो है यहाँ पर सफेद संगमरमर देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो विच ईयर वर फॉरेस्ट नेशनलाइजेशन इन एमपी? तो आप क्या बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ध्यान रखना 1970 में जो है वनों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट जो है भारत में 1972 के लिए जो है एक्ट लाया गया था, अधिनियम, और 1973 से भारत में लागू हुआ था। 1980 की बात करें तो यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में ही लाया जाता है, वन संरक्षण अधिनियम। 1975 में क्या खास बात है भाई? ठीक है, तो 1975 में भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिएगा, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1964 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी उत्पाद का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कौन सा था? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण था। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 24 जुलाई 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश के पास में है, और अगर प्रतिशत पूछे तो मिजोरम हो जाएगा। सागौन वन का जो है, सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो भाई आपको देखने को मिल जाएगा जो है सागौन का वैज्ञानिक नाम जो है टेक्टोना ग्रैंडिस जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कान्हा-किसली को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1974 में जो है कान्हा-किसली को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1933 में यह अभ्यारण्य बना था। 1955 में जो है नेशनल पार्क के रूप में हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में लागू हुआ था। आपसे प्रश्न पूछे, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के जनक विश्व में कौन है? तो आप क्या बताएंगे? गैनी मैनफोर्ड साहब जो हैं, गैनी मैनफोर्ड जो विश्व में जनक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? तो कैलाश सांखल्या का नाम ध्यान रखेंगे आप। किसका नाम? कैलाश जो है सांखल्या साहब का, सांखल्या
कैलाश सांकल्या का नाम जो है ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है भाई, इतना कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 0 पॉइंट ये कितना है, जीवाश्म नेशनल पार्क जो कि डिंडोरी में स्थित है 0.27 वर्ग किलोमीटर है, 0.27 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिवन, तो किस में है आपका 368 में देखने को मिलती है। अगर भाग की बात करें तो किस में मिल जाएगा, भाग 18 में जो है संविधान संशोधन देखने को मिल जाएगा। और अनुच्छेद की बात करें 368, कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे 1951 में। लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को, जो कि कब हुआ था 1976 में हुआ था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 कब कर दी गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। शिक्षा का अधिकार जो है ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 21A में दिया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब, वर्ष 2002 में। जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो ये जो है 2016 में किया गया था, 2016 में किया गया था, और यह है 101वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रवि शंकर शुक्ल जी जो हैं ये सागर जिले के थे, पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है पट्टाभी सीतारमैया जी जो हैं, सीतारमैया जी हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी, उमा भारती जी जो हैं, क्या है, टीकमगढ़ की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखिएगा प्रश्न भाई, मध्य प्रदेश विधानसभा के जो है आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो काशी प्रसाद पांडे प्रोटेम स्पीकर थे, सॉरी ये कुंजीलाल दुबे हो जाएंगे। कौन से दुबे हो जाएंगे, कुंजीलाल दुबे जो हैं ये मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। विपक्ष की प्रथम महिला नेता कौन थी, यानी कि विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो आपका जवाब होगा जमुना देवी जो है ये पहली महिला थी। चलिए पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्या हो रहा है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिया गया था, तो नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा पूछ रहा है, तो विच अमेंडमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू म्यूनिसिपलिटीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1974 जो कॉन्स्टिट्यूशन 74 यानी कि 74वां जो संविधान संशोधन था ये 1993 में प्रस्तुत किया गया था, 94 में जो है क्या हुआ था, लागू हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 92वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, भाषाओं से संबंधित है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। देखते हैं, आपसे पूछे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है की गई थी। 1957 की ये समिति है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये मध्य प्रदेश था। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश कहेंगे। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों के गठन की बात करता है, पंचायतों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो आप क्या बताएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष है। कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो कितनी हो जाएगी 62 ईयर जो है ये आपको उम्र देखने को। क्या बात करते हो भाई, गलत कर दिया ना, क्या पूछ रहा सुप्रीम कोर्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई 65 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा 65 हो जाएगा। प्रश्न मुझे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है तो वहां से ध्यान आ गया। हाई कोर्ट की पूछे तो कितनी है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी आयु कितनी है, देखता हूँ 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी है, 65 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं,
सुप्रीम कोर्ट का गठन की अगर बात की जाए तो इसकी अगर गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है ये पूछे तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 124 में जो है गठन की बात की गई है। अभिलेख न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान रखिएगा क्या नाम था भाई उनका, हीरा लाल या हरीलाल, ठीक है। तो एच जे कानिया लिख लीजिएगा, ठीक है। वो हीरा लाल या मतलब एच जे कानिया, सही कह रहा हूं ना मैं? एच जे कानिया साहब जो है, कानिया ये हो जाएंगे, और हरीलाल है या हीरा लाल, ऐसा क्वेश्चन का पूरा नाम है। चलिए आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन सी? देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो है मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी हुई है। अगर पहली महिला जज की बात की जाए तो फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज हैं, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं, केवल न्यायाधीश रही हैं। तो बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भाई, ये तो बहुत पुराने होंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें गैप लेते हैं, मुझे जो है करंट अफेयर याद नहीं अच्छे से, तो हो सकता है दिमाग में होगा यार। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। मैं जो है आपको बाद में बता देता हूँ, कल बता दूंगा। फिर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए सूर्यकांत साहब जो है क्या है, सूर्यकांत साहब जो है क्या है, ये वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप क्या कहेंगे? देखिए नियुक्ति की बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन हटाने की बात करेंगे तो राज्यपाल नहीं हटाता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं इसमें, देखिएगा आपसे पूछे एमपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? इंदौर में जो है इसका मुख्यालय है, और इसकी बिल्डिंग का नाम ध्यान रखिएगा, ग्वालियर भवन नाम है इसके बिल्डिंग का। शायद ऐसा प्रश्न पूछ लेना ग्वालियर भवन कहाँ, तो ग्वालियर मत लगाना। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रपति जी द्वारा जो है इनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? देखिए लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो कौन सा है, भाग 14 है, भाग 14 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में जो है क्या किए गए हैं, ये प्रावधान किए गए हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो कॉर्नवालिस था, एक गवर्नर जो भारत में आया हुआ था, उसे क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक कहते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना डीबी रेगे साहब जो है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बीजी घाटे क्या थे? ये कमिश्नर थे। चलिए तो ये जो है अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ तक है 25 प्रश्न जो है अपने सॉल्व हो चुके हैं। 26 नंबर का प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आपसे आरबीआई की पहले गवर्नर की अगर बात की जाए तो आप क्या ध्यान रखेंगे? आरबीआई के पहले जो गवर्नर है उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? सीडी देशमुख साहब जो है पहले भारतीय गवर्नर हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। 1 रुपए के नोट पर सिक्के नोट पर किसके जो है क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो सिक्के होते हैं उसमें रिजर्व बैंक के जो हस्ताक्षर नहीं होते, तो कौन होगा इसमें? जो वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय के जो हेड सचिव होते हैं, वित्त सचिव। अब देखिएगा कई लोग कह देते हैं भाई कि नेताओं की ज्यादा पावर होती है। देखिएगा चाहे 1 रुपए का नोट हो, उसमें किसी भी रुपए पर जो है किसी नेता का हस्ताक्षर नहीं होता है, ना इसको मान्य किया जाता है, ठीक है। चाहे प्रधानमंत्री जो है 1 रुपए के नोट में हस्ताक्षर कर दें तब भी वो मान्य नहीं होता। देखिए वित्त मंत्री का हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है पैसों में, किसका हस्ताक्षर? सचिव का, जो कि क्या होता है? एक सिविल सेवक होता है। तो सिविल सेवक की जो है भूमिका बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। ना ही कोई भी अगर जिम्मेदार कार्य हो नेताओं के नाम पर नहीं किया जाता है, हमेशा अधिकारी की साइन उसमें जो है लगते होते हैं। तो कई लोग कहते हैं भाई कि नेता ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर इतना हो सकता है कि भाई भ्रष्टाचार की बदौलत जो है हो जाए, क्योंकि अगर न्याय से बात की जाएगी तो इसमें जो है अधिकारी बहुत योग्य व्यक्ति होता है, और कोई भी जो है काम हो
तो एक अधिकारी जब मतलब पास कर देता है तभी जो है उसे पास हुआ माना जाता है, किसी नेता के साइन नहीं लगते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अपने आप को कभी जो है अगर सिविल सेवक समझ रहे हो तो ये मत समझिए कि आप विधायक एमएलए से बहुत कमज़ोर होते हैं जो अधिकारी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब वो मतलब लोकतंत्र है वो तो क्या करना पड़ता है, हमें आगे खड़ा करना पड़ता है, वरना दुनिया में जो है रीढ़ जो होती है, चाहे कहीं के भी सिविल सर्विस ही क्या होती है, रीढ़ होती है। अगली बात करते हैं वर्तमान जो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, संजय मल्होत्रा साहब जो हैं, संजय मल्होत्रा, ये क्या है, संजय जो मल्होत्रा जी हैं ये क्या है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आप क्या बताएंगे, जो दूध के उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है क्या कहा जाता है, वर्गीज कुरियन साहब को जो है क्या कहते हैं, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हरियाणा के थे, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नाम का जो है इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जिससे दूध के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी हरियाणा में। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था, 1970 के दशक में शुरू किया गया था, 68-69 में। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, वर्गीस कुरियन द्वारा। इसमें विशेषज्ञता थी, इन्हें एक्सपर्ट रिसर्चर हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे कि जो मत्स्य उत्पादन होता है, मछली पालन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, तिलहन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, इसे रजत क्रांति भी कहते हैं, अंडा उत्पादन से संबंधित है। अब देखिएगा कोई का प्रश्न ये नहीं रहेगा कि भाई जियोग्राफी नहीं करवा रहे हो, इकोनॉमी नहीं करवा रहे हो, तो हर किसी के क्वेश्चन है, चिंता मत करिएगा, पर्याप्त जो है आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, इकोनॉमिक क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज सेबी एस्टेब्लिश्ड, और ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो सेबी की अगर स्थापना की फ्रेंड्स बात करें तो 1988 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर पूछे कि कानून इसके लिए कब लाया गया था, अधिनियम, तो आप क्या बताएंगे कि इसके लिए जो अधिनियम है ये 1992 में लाया गया था। देखिए जितना भी क्या होता है, शेयर बाजार होता है, उस शेयर बाजार को कंट्रोल करने का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सेबी द्वारा किया जाता है। पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड जो है ये होता है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो ये मुंबई में जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको ये मुंबई में जो है देखने को मिल जाएगा। सेबी का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, मुंबई में। आपसे पूछे शेयर बाजार का नियामक कौन होता है, तो वो आपका सेबी ही जो है क्या होती है, शेयर बाजार की क्या होती है, नियामक होती है। आपसे पूछे भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार में इनको खूब देखते होंगे आप। शेयर मार्केट में निवेश का निफ्टी किसका सूचकांक है, तो आप क्या बताएंगे, निफ्टी जो है ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये एनएसई का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है ये निफ्टी। 50 कंपनियां इसमें जो है शामिल होती हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी हो जाएंगी, तो जो निर्मला, क्या बात करते हैं भाई, निर्मला बुच, माधवीपुरी बुच है, माधवीपुरी बुच जो है, माधवीपुरी बुच, ये क्या है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंस कारपोरेशन, मध्य प्रदेश एमपी फाइनेंस कारपोरेशन ये कहाँ, इंदौर में है, और 1955 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की देखिए को बात की जा रही है। अगर मुझे मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है, तो ये भोपाल में जो है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, यह भी जो है ये 1965 में भाई स्थापित हुआ था औद्योगिक विकास निगम, और यह जो है 1961 में हुआ था, और दोनों के दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, भोपाल में। अधिकांश संस्थाएं भोपाल में है, एमपीपीएससी और वित्त निगम ये इंदौर में है, बाकी गिनी चुनी संस्थाएं हैं इंदौर में, ज्यादातर भोपाल में है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहेंगे, तो इंदौर को जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। सोयाबीन प्लांट कहाँ पर है, देखिए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में हो जाएगा, लेकिन प्लांट है तो ये कहाँ पर हो जाएगा, उज्जैन में, और ये सबसे बड़ा प्लांट है, ध्यान रखिएगा, एशिया का। मध्य प्रदेश का पहला सेज क्या है, मतलब ये आर्थिक क्षेत्र होता है, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये पीथमपुर जो है क्या है, पीथमपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, धार जिले में स्थित है, इसे भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये देखिएगा, जीडीपी आपको बहुत जरूरी है समझ लेना क्या होता है। देखिए जितना भी, जैसे कोई देश है, मान लीजिए हमारी देश है,
इस देश के द्वारा जो है एक वर्ष में जितना भी पैसा कमाया जाता है, यानी कि जितना भी उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जितनी जीडीपी होते हैं भाई, उसी हिसाब से क्या करते हैं, अपन नोट छापते होते हैं देश में। ऐसा नहीं है कि पैसों के माध्यम से नोट छाप लिया जाए, ऐसा नहीं। जितना उत्पादन होगा उसके हिसाब से। उदाहरण के लिए मैं सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, हमारे देश में अगर 1000 क्विंटल क्या है, चावल का उत्पादन होता है, तो 1000 क्विंटल के हिसाब से ही क्या है, पैसा छापा जा सकता है। अगर ज़्यादा पैसा छाप लेंगे तो फिर चावल की कीमत इनको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा पैसा छाप लेंगे तो चावल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, कम पैसा छापेंगे तो चावल की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पैसा अगर ज़्यादा छाप लेते हैं तो इसका फर्क सीधा सा ही पड़ता है कि मुद्रास्फीति हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मुद्रा में क्या है, मुद्रा थोड़ी ना वास्तविक होती है, वो तो सांकेतिक मुद्रा है। रियल में जो है यहाँ से जो है विकास बढ़ता होता है, चावल का उत्पादन बढ़ना चाहिए, ना कि पैसा की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि पैसा तो कागज है भाई, उसमें वो इसी के आधार पर छापा जाता है, ठीक है। तो एक देश के अंतर्गत जितना भी लोग काम करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, उन सभी का जो जोड़ करके जितना पैसा होता है उसे क्या कहते हैं, उसकी जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारे घर की सीमा के अंतर्गत पूरा उत्पाद। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे कि भारत में जब राष्ट्रीय आय गणना की बात करते हैं तो एनएसओ द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, किस योजना में दिया गया था? देखिए इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। अगर आप ये पूछे किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे कि जो पांचवी फाइनेंशियल ईयर स्कीम थी, यानी कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें दिया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पूंजीवादी को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, साथ ही साथ समाजवाद भी होता है। पूंजीवादी और समाजवाद जब दोनों होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या होता है, ना तो निर्यात होता है, ना ही किसी देश से आयात किया जाता है। मतलब ना हम किसी को कोई सामान देते हैं, ना ही क्या करते हैं, मंगाते हैं उनसे। तो क्या हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और भारत की अर्थव्यवस्था 1990 तक जो है बंद अर्थव्यवस्था ही थी, 1990 के बाद खोली गई थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन ह्यूमन बॉडी। सिंपल सा प्रश्न है, क्या हो जाएगी, देखिए संपूर्ण शरीर में पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे अंतःस्त्रावी ग्रंथि में, तब आपको थायराइड हो जाएगी, सबसे बड़ी पूछ रहा। चलिए यकृत सही है, लिवर। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के। यूनिवर्सल डोनर ओ रक्त समूह है, तो भाई यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है। तो ओ जो है ये नेगेटिव जो होता है, ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सबसे ज्यादा रक्त सभी को दे सकता है। सर्वग्राही की अगर बात की जाए तो ए बी जो पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, सर्वग्राही जो है रक्त समूह होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन लेयर की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो व्हाट इज द यूनिट टू मेजर्स द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो ये क्या होती है, डॉप्सन नाम की जो है इकाई होती है। पास्कल किसका होता है, दाब का मापक होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक होता है। डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता का मापक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन को हानि पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, समताप मंडल में पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 संबंधित है किससे, ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। और ये कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे कनाडा देश में हुआ था, 16 सितंबर के दिन हुआ था। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो विच डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। तो क्या कहेंगे भाई, इसे रिकेट्स रोग कह देते हैं, या सूखा रोग इसी को कह देते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, और वेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है।
देखते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे मानते हैं, तो आंवला को ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, साइनोकोबालामिन में पाया जाता है। कौन सी साइनोकोबालामिन, विटामिन बी9 है आई थिंक। ठीक है, तो ये विटामिन बी9 जो है आप क्या करेंगे, ये कोबाल्ट जो है बी9 तो उसमें एनीमिया से संबंधित होता है, बी12 हो जाएगी भाई। ठीक है, बी12 हो जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हु फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ इकोसिस्टम, तो किसे टेंसले द्वारा किया गया था। एजी टेंसले ने जो है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकल ने जो है क्या किया हुआ था, ये इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ये विकासवाद से संबंधित है, आगे देख लेते हैं। एजी टेंसले 1935 में किया हुआ था। पारिस्थितिकी शब्द, इकोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया था, तो आप क्या बताएंगे, जो अर्नेस्ट हैकल साहब थे उनके द्वारा क्या किया गया था, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नॉर्मन मायर्स नाम के विद्वान, ध्यान रखिएगा नॉर्मन मायर्स से। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे जो है ये 22 मार्च जल दिवस है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है। 22 मई जो है आपका क्या हो जाएगा, जैव विविधता दिवस हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये क्या है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ये 1972 में जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में किया गया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपका जवाब होगा माइट्रोकांड्रिया। राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो आपसे पूछे कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। सुसाइड बॉक्स है, सुसाइड बॉक्स ऑफ सेल, सुसाइड बॉक्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली, माइट्रोकांड्रिया। गोल्जी का जो है ट्रैफिक मैन ऑफ सेल कहा जाता है इसे, यानी कि कोशिका का ट्रैफिक मैन कहा जाता है किसे, गोल्जी का है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर कोई पूछे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वो क्या कर देते हैं, मृत कोशिकाओं को खा जाते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जो राइबोसोम होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो है क्या की गई थी, कोशिका की खोज की गई थी। जीवित कोशिका की खोज जो है देखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, वो मृत कोशिका की लकड़ी की कास्ट कोशिकाओं में आई थिंक की हुई थी, लेकिन जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो ल्यूवेन हॉक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, ल्यूवेन हॉक द्वारा जो है जीवित कोशिका की क्या की गई थी, खोज की गई थी। कोशिका का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक जो है कोशिका की सबसे बड़ा अंग होता है। अगर सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे तो क्या होता है, केंद्रक होता है। वर्ष 2024 के देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए। वर्ष 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दिए गए ऑप्शन में देखिए कर्पूरी ठाकुर भी थे, लालकृष्ण आडवाणी भी थे, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न देखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो क्या नाम था भाई, राधा कृष्णन सर्वपल्ली। 3 लोग थे, एक क्या थे, सी राजगोपालाचारी भी थे और राजेंद्र प्रसाद थे। 3 लोगों द्वारा प्राप्त किया गया था। मरणोपरांत पहली बार किसे दिया गया था, तो शास्त्री जी का नाम ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है पहला ये व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया हुआ था। पहले विदेशी, तो ध्यान रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम पता है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने कहा था कि गांधी और नेहरू ने हमें क्या किया है, पाकिस्तान को भेड़िया कहा हुआ था, भेड़ियों के मुंह में हमें सौंप दिया है विभाजन के विरोध में। सीमांत गांधी के नाम से यही जाने जाते हैं। खेल जगत में एकमात्र भारत रत्न किसे मिला हुआ है, तो ये सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। भाई साहब खतरनाक आदमी है, ठीक है, तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी अभी देखते रहे होगे जब बिंजो का ये क्या नाम होता, मतलब वो जुआ जो होता था ना, क्या बोलते थे उसमें, मैच में पैसा लगाने वाला, वो दम से प्रचार करते थे। मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी यार ऐसे देश के क्या करते हैं, ऐसे लोगों को क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है, समझ रहे हो ना, भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। वो क्या करते हैं, लोगों को जुआ खेलने के लिए ड्रीम 11 में, माई 11 में पैसा लगाने के लिए, मतलब
हर किसी को पता है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा, कि इसमें जो है 1% लोग जीतते हैं, कहीं ना कहीं जुआ को बढ़ावा देता है। तो ऐसे का क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उस समय पर जो है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चंद्रयान 3 जो मिशन के लैंडर का क्या नाम था? देखिए चंद्रयान जो 3 था ये छोड़ा गया था, आपको पता है। अब इसके लैंडर का नाम जो है आपको बताना है। देखिए लैंडर होता क्या है भाई, जो लैंड करता है। लैंड मतलब क्या होता है, जो भूमि जमीन में क्या करता है, उतरता है और आगे चलने में सहायक होता है। देखिए जैसे मैं एक बात करूंगा, ये रोबोट रोबोट का भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यूं मान लीजिएगा हमने जो है एक उपग्रह भेजा, क्या भेजा, एक उपग्रह, मुझसे उपग्रह बनेगा क्या, चलिए ठीक है, यूं मान लीजिएगा उपग्रह है, ठीक है। अब इस उपग्रह को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्या कर दिया, एक बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया। कुछ नहीं, उपग्रह के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, मशीन होती है, ठीक है, मशीन होती है। अब इस मशीन को एक बॉक्स में बंद कर दिया और ये बॉक्स क्या करेगा, ऊपर से वहां पर गिरेगा, तो इसमें जो है रोबोट है, इसमें पहिए लगे होंगे, इस प्रकार से ये लैंड करेगा यहाँ पर। तो जो ये ऊपर खोखला है इसे क्या कहेंगे, लैंडर कहेंगे। जो यहाँ पर जो रोबोट है उसे क्या कहेंगे, रोवर कहेंगे। क्या कहेंगे, रोवर। तो रोवर क्या था, और रोवर का नाम क्या था भाई, प्रज्ञान था। और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, ठीक है। तो सिस्टम होता है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, विक्रम जो है सही हो जाएगा, और आदित्य ध्रुव कुछ नहीं थे। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन और देखिएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट क्या थी, मतलब कब ये लॉन्च किया गया था? तो आई थिंक 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ये कब पहुंच गया था वहां पर, तो 23 अगस्त को पहुंच गया था, 23 अगस्त को। इसलिए 23 अगस्त को हमने क्या मनाना शुरू किया है, अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू किया है। लैंडिंग स्थल का नाम, मतलब जहां पर जो है ये उपग्रह गिरा हुआ था, तो उस स्थान का नाम क्या था, उसका स्थान हमने रखा हुआ शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा हुआ है, उस स्थान का नाम चंद्रमा में रखा हुआ शिव शक्ति पॉइंट जो है उसका नाम रखा हुआ है। अगली बात करते हैं, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो एल वी एम थर्ड M4 के द्वारा जो क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण साहब, ध्यान रखिएगा, वी नारायण जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल जो है कहां पर आयोजित किए गए थे? 24 की पूछ रहा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, पेरिस का हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? तो जो पियरे द कुबर्तिन साहब थे, पियरे द कुबर्तिन, कुबर्तिन को क्या कहते हैं, आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ध्यान रखिएगा, 7 पदक जीते थे, 1 2 का 4, ऐसे ही था ना, 1 2 का 4। तो ये एक गोल्ड था, तो जो है चांदी थे, रजत पदक थे, 4 जो है कांस्य पदक थे। तो ये 7 पदक जो है जीते हुए थे टोक्यो ओलंपिक में। ओलंपिक छल्ले की संख्या कितनी है? तो भाई कितने ओलंपिक छल्ले हैं, क्या बता सकते हो? ये छल्ले क्या करते हैं, जो ओलंपिक में छल्ले हैं ये क्या करते हैं, जो है ओलंपिक जो छल्ले हैं ये 5 हैं, और ये अपने अपने देशों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि नीला छल्ला जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, हरा जो है हरा जो है यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है, लाल जो है उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को, और पीला जो है एशिया को। छल्ले की संख्या कितना है, हर महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। काला अफ्रीका को। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो आप क्या बताएंगे, 1896 में हुए थे। 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो आप क्या बताएंगे, लॉस एंजल्स में जो है ये क्या होंगे, लॉस एंजल में क्या होंगे, 2028 के ओलंपिक होंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो क्या बात करते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यार राजीव कुमार तो नहीं भाई, पहले थे तो ज्ञानेश कुमार है, मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार जो है क्या हो जाएंगे, आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो ज्ञानेश कुमार क्या है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और जो सूर्यकांत क्या है, ये वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये क्या है, CAG हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, तो ये राजीव कुमार गलत है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है भाई हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो है ज्ञानेश कुमार हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रथम महिला जो है चुनाव आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी जो है क्या है, ये पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयोग का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 324 में है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। 96 अकादमी पुरस्कार जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं, 96 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट द 96 ऑस्कर। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो होता है ना फ्रेंड्स, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है, और ये मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म सिनेमा जगत को दिया जाने वाला। इसी प्रकार से भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र का, उसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है, तो भारत का फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये जो अभी दिया गया है 2024 के लिए है, ठीक है। तो यह जो 2024 के लिए ऑस्कर पुरस्कार ओपेनहाइमर नाम की जो ये फिल्म थी इनको मिला हुआ है ये ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए 96 नंबर के, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कौन से क्रम के हैं, वरना गलत हो जाएगा। 2025 में 97 नंबर के होंगे, 2024 में जो है 96 नंबर का। आगे देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार जो है 19 ठीक है 1929 से जो है दिए जा रहे हैं। ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सा है, तो भानु अथैया का नाम तो आपको याद होगा। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली जो है क्या है, ये पहली भारतीय महिला है। नाटू नाटू गाने को ऑस्कर कब मिला हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 2023 में भी दिया गया था नाटू नाटू गाने को। और बात करें ऑस्कर पाने वाले भारतीय पहले संगीतकार कौन से हैं, देखिए पहली भारतीय महिला पूछे तो भानु अथैया, और पहले भारतीय संगीतकार पूछे तो आप क्या नाम बताएंगे, ए आर जो है ए आर क्या बताएंगे, रहमान नाम बताएंगे। ए आर रहमान जो है पहले संगीतकार है जिन्हें ये ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका। सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार कब मिला हुआ था, तो ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं फिल्म की दुनिया के। 1992 में जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगली बात करते हैं चैट जीपीटी को किस कंपनी ने विकसित किया है, तो आपको पता होगा इसे जो है ओपन एआई द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। मेटा जो है ये फेसबुक का जो है क्या है, नया नाम क्या है, मेटा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये जो पूरे का एमएस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है। गूगल का एआई चैटबॉट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, जो जेमिनी है, जेमिनी सही लिख रहा हूं मैं, ठीक है रहने दीजिएगा। जेमिनी जो है ये क्या है, गूगल का एआई चैटबॉट है। एआई के जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जॉन मैकार्थी को जो है जनक कहा जाता है। देखिए अपन क्लासें कर रहे हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। भारत का पहला एआई शहर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे लखनऊ जो है भारत का पहला एआई शहर है। कौन सा शहर है, लखनऊ जो है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखिएगा जो माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी है इसकी स्थापना 19 कब की गई थी, तो बिल गेट्स द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी बिल गेट्स द्वारा क्या है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी, व्हेन डिड इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, तो आप क्या बताएंगे 15 अगस्त 1995 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, क्या बात है भाई, दो ऑप्शन दिए हुए हैं 95 तो गलती ना हो जाए, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 1995 में है, VSNL द्वारा शुरू की गई थी। VSNL ध्यान रखना, गलती मत कर देना, VSNL और BSNL ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके द्वारा जो है 2000 में इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी भारत में, और इसके द्वारा 1995 में शुरू की गई थी। ये क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड है। ये क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए प्रश्न देखिएगा, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा विंड सर्फ है। विंड सर्फ को क्या कहते हैं, इंटरनेट का जनक कहते हैं। WW के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली जो है क्या है, इसके जनक हैं। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है, तो देखिएगा वेब ब्राउजर पूछे तो मोजेक जो है प्रथम वेब ब्राउजर है। क्रीपर क्या है, प्रथम वायरस है। URL का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो है, ये क्या होता है, पूरा नाम होता है। IP एड्रेस कितने बिट का होता है, ध्यान रखिएगा 32 बिट का होता है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बहुत लड्डू प्रश्न है, CPU को कहा जाता है। रिपीटेड प्रश्न मुझे लगता है कल यही आया हुआ था। कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, चार्ल्स बेबेज साहब जो है ये क्या है कंप्यूटर के जनक के रूप में।
भारत का ये जो है कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया हुआ था, डिफरेंशियल इंजन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताएंगे भाई, विश्व का सबसे तेज जो है फुगाकू तो जापान का था, लेकिन वर्तमान में जो है फ्रंटियर है। क्या है, फ्रंटियर जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 2 दिसंबर को जो है क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग, कल पढ़ा हुआ था इसको, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग को जो क्या है, ये कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल नेटवर्किंग साइट। देखिएगा, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, गूगल भी है, क्या बात करते हो, इंस्टाग्राम भी है, तो गूगल नहीं है, ठीक है। तो गूगल क्या है, एक प्रकार का यह जो है सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। चलिए देखिएगा, फेसबुक का नया नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है। ट्विटर का नया नाम क्या है, एक्स है। भारत का अपना माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कौन सा है, तो कू ऐप, ये भारत का जो है मिनी ट्विटर कहलाता है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी, सही कह रहा हूँ क्या। व्हाट्सएप की स्थापना 2010, मुझे क्यों ध्यान आ रहा है, चलिए ठीक है, 2009 में क्या हुई थी, व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। अगली बात करते हैं, यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो नील मोहन साहब जो है ये क्या है, यूट्यूब के सीईओ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ई कॉमर्स में B2B का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब इंटरनेट का प्रयोग करके कॉमर्स यानी कि व्यापार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। इसकी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे कि B2C होता है, B2B होता है, B2A होता है, B2A होता है। तो इनके पूरे नाम होते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि खरीदने वाला ग्राहक और व्यापारी के बीच में जब ऐसा संबंध हो। बिजनेस टू बिजनेस, दो व्यापारियों के बीच में सामान खरीद लिया जाए। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार से जो है व्यापार हो, तो ये क्या होते हैं, तो B2B का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। अमेजन के संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, जो जेफ बेसोस साहब थे, जेफ बेसोस, ये क्या है, अमेजन के संस्थापक है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, क्या बताएंगे, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है भारत की सबसे बड़ी क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है भाई, सिंपल सा से है कि शासन यानी कि गवर्नेंस प्लस क्या, आईसीटी, यानी कि जब शासन में आईसीटी का प्रयोग किया जाए वही क्या है, ई गवर्नेंस है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो आप पता है कि 1 जुलाई 2015 को क्या किया गया था, 1 जुलाई 2015 को जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका पूरा नाम होता है। अगली बात करते हैं, भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रसिद्ध उत्सव है, तो भगोरिया फेस्टिवल बिलोंग टू विच ट्राइब्स, तो क्या बताएंगे, भील जनजाति का है। कहाँ पर होता है, अलीराजपुर में। अगली बात करते हैं, भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो क्या बताएंगे आप, अलीराजपुर, झाबुआ कहिएगा, जैसा ऑप्शन हो उस हिसाब से बताइएगा। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो भीलों के निवास स्थान को जो है क्या कहते हैं, फाल्या कहा जाता है, ठीक है। भीलों के घर को क्या कहा जाता है, तो भीलों के घर को कू कहा जाता है। पिथौरा पेंटिंग किसकी है, तो आप क्या बताएंगे, भील जनजाति की है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी भील जनजाति हो जाएगी। दूध लौटावा विवाह प्रथा जो है किस जनजाति में प्रचलित है, दूध लौटावा मैरिज कस्टम इज ए प्रिवलेंट इन विच ट्राइब्स, तो ये किससे है, दूध लौटावा जो है गोंड जनजाति से हो जाएगा, ठीक है। मामा और फूफा की लड़के लड़की में विवाह हो जाना क्या है, दूध लौटावा विवाह है। पूछे आपसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गौंड जनजाति जो है समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अगली बात करते हैं, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो कर्मा नृत्य देखिएगा ये भी गौंड जनजाति का ही है। कर्मा नृत्य बैगा में भी प्रचलित है, कर्मा नृत्य, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका भाई, मतलब उसमें शामिल किया गया है, कर्मा नृत्य को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप क्या बताएंगे, कोंड शब्द से हुई है, जिसका लामा नाई विवाह किसमें प्रचलित है भाई, बताइएगा। लामा नाई विवाह जो है किसमें प्रचलित है, तो लामा नाई विवाह जो है हमारा गोंड जनजाति में ही प्रचलित देखने को मिल जाएगा, गोंड जनजाति में देखने को मिल जाएगा। मड़ई उत्सव ये भी किसमें हो जाएगा, गोंड जनजाति में। मड़ई उत्सव दीपावली के समय पर होता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कोल जनजाति के नाम से जाने, क्या क्वेश्चन है भाई, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो है कोल जनजाति के नाम से जानी जाती है, विच ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉन एज कोल, तो क्या हो जाएगा, कोल ही हो जाएगा और क्या, ठीक है।
कोल ही सही है। कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे। कोल जनजाति की जो पंचायत है उसे गोहिया कहते हैं। कोल जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है, तो कोयला जलेगा तो क्या होगा, दहन होगा, दह का नृत्य। सविदी का संबंध किससे है, कोल जनजाति से है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, कोल है। पहली भील हो जाएगी, दूसरी गोंड हो जाएगी, तीसरी जो है कोल हो जाएगी, चौथी कोरकू हो जाएगी। कोल जनजाति किस है मूल की है, तो आप क्या बताएंगे, मुंडा परिवार से संबंधित है, मुंडा परिवार से। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है, तो विच ट्राइब्स लिव्स इन पातालकोट ऑफ छिंदवाड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, भारिया जनजाति हो जाएगी। और बात करें यहाँ पर भारिया जनजाति में किसे जंगलियों का जंगली कहा जाता है, तो भारिया जनजाति कहा जाता है, क्योंकि यह जो है सबसे पिछड़ी जनजाति है। पातालकोट की आकृति कैसी है, तो आप क्या बताएंगे, घोड़े के नाल के आकार की जो है क्या है इसकी आकृति है। भारिया का मुख्य नृत्य कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे भड़म और शैतम जो है ये भारिया के क्या हैं, दो नृत्य हैं। भारिया जनजाति की बोली क्या है, उस बोली का नाम है भरनोटी बोली, जो है भारिया जनजाति में बोली जाती है। भारिया के प्रमुख देवता कौन से हैं, तो क्या बताएंगे भाई, भारिया के प्रमुख देवता बता सकते हैं, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव और ठाकुर देव, ठाकुर देव, ठीक है, ये जो है दो देवता हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीज में कौन सी शामिल नहीं है, तो विच इज नॉट इंक्लूड इन द पीवीटीज पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बताएंगे आप, ये बैगा है, भारिया है, सहरिया है, भील इसमें शामिल नहीं है। ढेबर आयोग का नाम हमेशा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न पूछे द बैगा पुस्तक किसने लिखी हुई है, द बैगा पुस्तक, द बैगा पुस्तक मुझे लगता है वेरियन एल्विन के द्वारा लिखी गई है, तो क्या नाम हो जाएगा आपका, बैरियर, बैरियर एल्विन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, बैरियर एल्विन। सहारिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो सेसई ग्राम में स्थित है, जो कि श्योपुर जिला में पड़ता है। सहारिया जनजाति के निवास को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सहराना जो है सहारिया जनजाति के निवास को कहते हैं। बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है, क्या बताएंगे, परधौनी नृत्य जो है बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। सहारिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल या खुटिया पटेल, पटेल कहिएगा या खुटिया पटेल कह दीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाता है भाई, अपनी क्लास कंप्लीट हो जाती है। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है भाई थोड़ा सा, और जुड़िएगा, यकीन मानिए बहुत ही यार बेस्ट क्लास है। अभी जो है उतने लोगों तक पहुंच नहीं रही है, जिस दिन तो इसे जो है पहुंचना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल सके, इसका प्रॉफिट मिल सके। 1 घंटा 32 मिनट में बताइए कितने अपने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो 50 पंच 250, 50 लगभग 300 से 400 क्वेश्चन अपन ने कितने कर लिए हैं, 1 घंटा 32 मिनट में किए हुए हैं। तो चलिए अपन जो है ऐसे ही करते रहेंगे, परीक्षा के टाइम पर जो है एक क्लास में ही न जाने कितने पीएससी के 2000 क्वेश्चन कर लेंगे 4 घंटे के समय में, ठीक है। अगर 1.5 घंटे में जो इतने हो सकते हैं, तो 4 घंटे में 1000 आराम से हो सकते हैं। तो चलिए ये अपनी क्षमता विकसित करते रहिएगा, परीक्षा के समय पर जरूर काम आएगी। बस यही कहूँगा कि चलते रहिएगा, चलते रहेंगे, पथ पर चलने में माहिर बन जाएंगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।